तो आज ही का वो दिन है जब आज से 4 साल पहले स्मैकडाउन में आके ब्रॉक लेसनर ने मैच हासिल किया था और उन्होंने कोफी किंगस्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए हरा दिया था, उस चैंपियनशिप को जो उन्होंने रेसलमेनिया में जाके जीती थी। और उसके बाद पता है कोफी किंगस्टन ने क्या कहा था बैक स्टेज कि वो स्टिल डन नहीं है ब्रॉक लेसनर के साथ, उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है, वो चेज करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर को। अभी तो भाई समझ जाओ कि हमेशा जो बात बोली जाती है वो होती नहीं है। यहाँ तो ब्रॉक लेसनर ही फिनिश होते हुए लग रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो कोफी उनका मेन टाइटल वाले सीन में टाइटल जीतना अब तो असंभव। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले बात करते हैं आज एडब्ल्यू डायनामाइट के शो के बारे में, क्योंकि आज एज आए थे एडब्ल्यू डायनामाइट में और ये थी उनकी पहली अपीयरेंस डायनामाइट के शो पर। टोनी शिवानी आके उनको इंट्रोड्यूस करते हैं, एज आते हैं, रेटेड आर सुपरस्टार वाला नेम उनका क्योंकि ट्रेडमार्क कर लिया है तो उसको जितना ज्यादा यूज हो सके उतना ज्यादा यूज किया जा रहा है। आज पहली बार एडम कोपलैंड ने वो चैंट सुने जो कि इससे पहले उन्होंने कभी नहीं सुने थे, और ये थे एडम वाले, क्योंकि इससे पहले हमेशा उनको एज के नाम से ही बोला गया, तो ऑब्वियसली ऐसे वाले चैंट फैंस करेंगे भी क्यों। उसके बाद वो कहते हैं 2011 में वो रिटायर हुए थे, लेकिन आज देखो वो एडब्ल्यू के रिंग में खड़े हैं और ये भी बोलते हैं, भाई डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं बोला उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि एडब्ल्यू की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है वो उनके वेस्ट पर अच्छी लगेगी। अब ये बात तो कभी डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए उन्होंने बोली नहीं, उल्टा क्लॉज में और डलवाया था कि भाई मेरे को टाइटल नहीं जीतना, मैं टाइटल जीतने नहीं आया। फिर वो यहाँ पे मैचेस की बात करते हैं, जॉन मॉक्सली के साथ, केनी ओमेगा के साथ, मीरो के साथ, जे वाइट के साथ। इस पर क्राउड जो उनको रिएक्शन दे रहा होता है, लेकिन उनका मेन रीजन कुछ और है एडब्ल्यू में आने का। और यहां पर बात होती है अंकल जे की। वो बताते हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए थे और उनकी जो 2 बेटियां उसमें से एक बेटी ने बोला कि आप अंकल जे के साथ क्यों नहीं दिखाई देते, उनके साथ भी तो करो कुछ जाके। और अंकल जे कौन है? अंकल जे उनके लिए हैं क्रिश्चियन केज के नाम से हम जानते हैं। और वो बताते हैं कि क्रिश्चियन केज रीजन है जिसकी वजह से वो आए हैं इस समय एडब्ल्यू कंपनी के अंदर, क्योंकि वो एक बार फिर से रिंग शेयर करना चाहते हैं उनके साथ। और जब ये बात उनको करनी है तो ऑब्वियसली वो क्रिश्चियन केज को बुलाते हैं। क्रिश्चियन केज निकल के आते हैं, क्राउड उनको तगड़ी वाली बू कर रहा था क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो कैरेक्टर है वहां पर वो नेगेटिव वाला प्ले करते हैं। और इसके बाद अपनी सारी दिल की बातें एक अच्छे पक्के वाले यार दोस्त की तरह जब एज ने बतानी शुरू करी, होली शिट के चैंट्स लग रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा ये अनरियल सा है देखना कि एक तो एज एडब्ल्यू डायनामाइट में है और सामने क्रिश्चियन केज खड़े हैं, इनकी पुरानी इतनी यारी है। साथ में वो ये भी बताते हैं, भाई देख मैंने जो अटैक किया ना लूचासोरस के ऊपर और वेन के ऊपर, निक वेन के ऊपर, तू चीजों को समझने की कोशिश कर। पहली बात तो वो स्टिंग है, स्टिंग 40 साल से हमको एंटरटेन कर रहा है और स्टिंग वही इंसान है जिसकी फोटो लेके तू बार बार के पास जाता था और कहता था कि ऐसा हेयर कट मुझे करवाना है। तो आज तेरी ये मजाल हो गई कि तू ऐसा करेगा। फिर वो उनके जो साथी हैं उनके बारे में भी बातें बोलते हैं कि ये जो तेरे साथ अभी 2 बंदे घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ तेरा यूज कर रहे हैं, जब ये सारी इंफॉर्मेशन तेरे से ले लेंगे तो एक बैड हैबिट की तरह ये तुझे भी वैसे ही छोड़ देंगे। और तेरा क्योंकि मैं फ्रेंड हूं तो मैं तुझे बता रहा हूं। इतनी सारी बातें बोलने के बाद ऐसा लगता है कि शायद क्रिश्चियन केज का जो हृदय परिवर्तन है वो हो जाएगा। वो कहते हैं कि टैग टीम के तौर पे अगर हम साथ में चलते हैं तो ये कितना बढ़िया होगा कि अपने करियर को एंड करेंगे यंग बक्स एफटीआर के साथ। हम मैचेस की बात करते हैं, ये सुन के मूड खराब हो गया कि यार चलो टैग टीम तो कह रहा है लेकिन टीम्स कौन है वहां पे, जरा इस पे भी नजर डाल लेते हैं। किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे टैग टीम डिवीजन वैसे इतना नहीं पसंद आता और एडब्ल्यू में तो फिर वो स्टोरी टेलिंग वाली चीज मुझे टैग टीम डिवीजन में मिसिंग लगती है। अब मैंने देखी भी नहीं है तो इस पॉइंट पे कमेंट करूंगा नहीं, लेकिन लास्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूं, आज बहुत टाइम बाद मैंने डायनामाइट का कोई शो देखा बाय द वे। इसके बाद वो कहते हैं कि ज्वाइन कर ले भाई मुझे, हम साथ में टीम बनेंगे और मस्त अपनी गाड़ी चलाएंगे। और बहुत ज्यादा पैशनेटेड प्रोमो था ये एज का, एडम कोपलैंड का। इस पे क्रिश्चियन केज का जवाब सुनो जरा। उन्होंने माइक पकड़ा, ऐसे गले लगाया और सीधा सीधा भाषा में बोला गो एफ योरसेल्फ। और जैसे ही उन्होंने ये बोला, पहली बात तो मैंने भी थोड़ा सा सेंसर कर दिया और एडब्ल्यू ने तो पूरा ही सेंसर कर दिया था। उन्होंने कुछ नहीं दिखाया, कुछ नहीं किया और वो पूरी जो ऑडियो वहां से वो कट हो जाती है एंड देन वो वहां से चले जाते हैं। एज बोलते हैं भाई मैंने इतनी देर का इसको भाषण दिया है, मैं इसको समझा रहा हूँ अच्छे से, इसको समझ नहीं आया क्या कुछ, और वहां से चले गए। और क्योंकि लूचासोरस के साथ उनका 10 अक्टूबर को जो होने वाला ट्यूसडे को डायनामाइट का शो जो एनएक्सटी के साथ सीधा कॉम्पीट कर रहा है, वो मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था हेड टू हेड कैसे जा रहे हैं, तो वहां के लोग कहते हैं रिमाइंडर दे देता हूँ तेरे साथ क्या होने वाला। और लूचासोरस और निक वेन निकल के आते हैं और ऐसे सिर्फ उनको देख रहे होते हैं कि भाई मैं तो इतनी अच्छी अच्छी बातें करके गया, ये बंदा तो अभी भी बिगड़ा हुआ है। तो मतलब यहां से स्टोरी लाइन समझ में आ रही है कि अभी एज तो चाह रहे हैं, एडम कोपलैंड तो चाह रहे हैं कि वो क्रिश्चियन केज के साथ है, लेकिन क्योंकि अपने नेगेटिव रोल में वो है तो ये चीज उनको अलाउ नहीं कर रही। लेकिन आई थिंक आगे स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करते करते ये चीज हो जाएगी। तो चलो एटलीस्ट एडम कोपलैंड वो रीजन जरूर है जिसकी वजह से एडब्ल्यू डायनामाइट के शो को ट्यून किया जा सकता है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ और बात करते हैं एनएक्सटी की रेटिंग्स के बारे में। तो भाई ये जो सब चीज हुई इसकी वजह से एनएक्सटी की रेटिंग्स काफी
अच्छी हुई है, 1 मिलियन से वैसे नीचे ही रहती है यूजुअली, इस बार भी नीचे ही है। 857 के व्यूअर्स आए हैं, लेकिन लास्ट वीक जो थे वो 636 के थे, तो इसका मतलब कि नंबर्स बड़े जरूर हैं। और अभी तो नेक्स्ट ट्यूसडे को अब तो ये 1 मिलियन से ऊपर जा रही है भाई, क्योंकि मतलब अगर सोचो रॉ को बीट कर दिया तो 1.3 मिलियन रहती है रॉ की, अगर रॉ के आसपास भी एनएक्सटी की व्यूअरशिप आ जाती है तो ये कुछ कमाल की चीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो अपनी अलग ही एक रोमांटिक स्टोरी लाइन चलाने की कोशिश की जा रही है जे उसो की तरफ से। रिया रिप्ली भी उनको थोड़ा बहुत भाव तो देती हैं, इसीलिए शायद जे उसो ऐसा कर भी रहे हैं। तो अब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में उन्होंने जे रिज वर्ड आपको पता होगा उसको रिजो कर दिया उन्होंने, और ब्लू हार्ट यूज किए हुए हैं। अब पता नहीं जे उसो क्या लेके ही मानेंगे रिया रिप्ली को, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लॉयल्टी है रिया रिप्ली की डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए, फिर ऐसा होना मुश्किल है थोड़ा। बट ये स्टोरी लाइन में कहां जा रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, हमको क्या लेना भाई कौन अपना कैसी सेटिंग बना रहा है, ये कर क्यों रहे हैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा अभी, लेकिन जो भी कर रहे हैं इसका कोई रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पागलों की तरह बना रहे हो। जो उसे मस्ती तो नहीं करता यार वैसे, लेकिन शायद हो सकता है कर भी रहे हो यहाँ पे। सीएम पंक के बारे में गाइस हम लोग बात करते हैं, तो रिंग साइड न्यूज की तरफ से उनके बारे में ये रिपोर्ट है कि अभी जितनी भी चीज आप पंक के बारे में सुन रहे हो, कार्ड्स में तो डब्ल्यूडब्ल्यूई की ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। अब देखो रिंग साइड न्यूज में सही बताऊं बहुत ज्यादा कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, और मुझे ऐसे लगता है कि सीएम पंक जैसा नेम, रॉक जैसा नेम, या फिर ऐसे जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स होते हैं उनके बारे में तो वैसे भी पता चलना बहुत मुश्किल होता है कि ये कब आ रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो अगर ये प्लान्स में होते भी हैं तो बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यूई के सिलेक्टेड लोगों के पास होते हैं। इवन क्रिएटिव टीम में भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि ऊपर क्या चल रहा है, तो ऐसे में वो सिचुएशन से अनअवेयर रहते हैं। तो आई थिंक ऐसी बातें निकल के आती हैं, ये भी बहुत नहीं बोल सकते कि कुछ गलती आ रहा है, लेकिन हाँ फिलहाल अभी जितनी अंदर घुस के बातें निकाली जा सकती हैं वो तो थोड़ा सा मुश्किल है, और सीएम पंक के बारे में फिलहाल ऐसा कुछ खास पता चल नहीं रहा है। एज के बारे में, एडम कोपलैंड के बारे में फिर से बात करते हैं, तो उन्होंने ये कहा भाई टेंशन मत लो सब सही है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के सारे लोगों से मेरी बात हो रही है, उनकी मैनेजमेंट में जो लोग हैं, साउंड डिपार्टमेंट से जो लोग हैं, टैलेंट रिलेशन से जो लोग हैं, परफॉर्मर, सब लोग खुश हैं। जो भी मैंने ये मूव किया है किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि एडम कोपलैंड अब एडब्ल्यू कंपनी में जा चुका है। हाँ प्रॉब्लम जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो सिर्फ है कि ट्यूसडे को उन्होंने सारे सुपरस्टार्स को रख दिया है। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, वो एज की स्टेटमेंट अलग थी, लेकिन हाँ एज ने ये बताया कि सब सही है भाई मामला, ऐसा कुछ हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक थोड़ी सैड चीज है, और वो है कि जो एज कंपीट करने वाले लूचासोरस के साथ डायनामाइट के शो में जो ट्यूसडे को ही होने वाला है, उसमें अभी तक 2000 के आसपास ही टिकट बिकी हैं, उससे कम ही बिकी हैं। तो ये थोड़ा सा स्टैट सही तो नहीं लग रहा, लेकिन वही है कि भाई लास्ट मोमेंट तक भी टिकट्स बिक जाती हैं, तो ऐसा नहीं है अगर मान लो फिर भी जाके अटेंडेंस अच्छी आ जा रही तो फिर अभी ये बोलने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप फिलहाल जो टिकट सेल है ऐसा नहीं है कि वो एज के होने की वजह से एकदम सही हो गई कि भाई हम बहुत ज्यादा कोई फोमो मच गया, अभी 2000 से कम ही है। चलो रैंडी ऑर्टन के बारे में भी थोड़ी बात कर ली जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद उनका टाइम जो है नजदीक आ रहा है। तो बूजर रेसलिंग बीडब्ल्यूई ने ये बोला है कि रैंडी ऑर्टन अच्छे से फिट हो चुके हैं, बहुत टाइम हो गया उनको फिट हुए, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ा सा है ना ऐसे लेके चल रही है कि नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, थोड़ा प्रिवेंशन वाली चीज की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है कि ऐसा ना हो कि एकदम से मौका आया और हमने रैंडी ऑर्टन को लगा दिया और फिर उनको जो है कोई प्रॉब्लम हो गई। तो ये इस समय रैंडी ऑर्टन का स्टेटस है। अब 2023 से पहले लग रहा है कि वो वापस आ जाएंगे, देखते हैं कौन सी बड़ी स्टेज पर आते हैं, नहीं तो फिर रॉयल रंबल तो बाकी है ही, तो हो सकता है क्या पता इंतजार लंबा भी करना पड़ जाए, लेकिन अब इंतजार हो नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी ऐसा लगा सालों बीत गए रैंडी ऑर्टन को डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में देखे हुए। मैट रिडल के बारे में बात करते हैं भाई। तो मैंने आपको 2-4 दिन पहले बताया था कि जो मैट रिडल है अपना रिडल ओजी करके कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो भाई ये पत्तों का है, पत्तों का बिजनेस, मरुआना जो पता है आपको, हमारी भाषा में इसको भांग बोलते, तो पता नहीं उसका क्या कर रहे हैं मैट रिडल, ये क्या चल रहा है पता नहीं। एक तो वैसे भी एडिक्टेड थे ही पहले, तो इसी से रिलेटेड उन्होंने कोई बिजनेस भी अपना खोल लिया, प्रॉफिट शायद होता होगा इसमें, मेरे को नहीं समझ में आया क्या है, किसी को पता है तो मुझे बताना ये क्या होता है। मुझे तो पत्ती देख के वही चीज़ समझ में आई, क्योंकि ये पत्ती देख के मेरे दिमाग में ये जो होती है इसकी भांग की, ये मेरे दिमाग में मैट रिडल की इमेज आती है। तो ऐसा ही कोई बिजनेस वो कर रहे हैं, तो भाई परख होगी शायद बंदे को अच्छे से उस चीज़ की, तभी बिजनेस भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। जॉन सीना आए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई द बम के शो पर, और उन्होंने एक ऐसी बात बोली है कि जॉन सीना और रोमन रेंस की फ्यूड तीसरी बार हो सकती है। एक बार तो वो पहले हुई थी जब नो मर्सी में हुआ था 2017 में, एंड देन हमने अभी समर स्लैम वाले टाइम में देखा, और हो सकता है तीसरी बार और हो जाए। बम के शो पर जब उनसे रोमन रेंस के साथ अनफिनिश्ड बिजनेस के बारे में सवाल पूछा जाता है, तो उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में हूं मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है, मेरा रोमन रेंस के साथ भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी में। तो उन्होंने अभी पॉसिबिलिटीज को ओपन रखा है। अगर ऐसा लग रहा है कि भाई अब रोमन और जॉन सीना का तो हो चुका, अब डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करेगी, तो ऐसा नहीं है, जॉन सीना स्टिल हर चीज के लिए ओपन है। और सोचो अगर ऐसा हो कि सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि यार रोमन रेंस से टाइटल कौन लेगा यार, मतलब ये तो इतना अपना रेन लेके जा चुका है कि अब इससे जो टाइटल लेगा, एक तो प्रॉब्लम ये है भाई कि जो रोमन रेंस को हराएगा फिर ये भी देखना है कि क्या ये उस
लेवल का था कि ये रोमन रेंज को इसने हराया, नहीं तो रोमन रेंज तो वीक नहीं दिखेगा। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो सोचो डब्ल्यूडब्ल्यू ये माने कि यार जॉन सीना है, इस बंदे का तो वैसे ही बहुत नाम हुआ पड़ा है, इसने बहुत कुछ किया हुआ है, चलो जॉन सीना हरा देगा रोमन रेंज को। तो पिछली जो उनकी 2 फीड हुई है उसका बदला भी हो गया और जॉन सीना बन भी गए 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। आई नो काफी स्टूपिड सा आइडिया लग रहा है, लेकिन पता नहीं यार, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन हराएगा रोमन रेंज को जब उनके पास से चैंपियनशिप जाएगी। लेकिन अगर जॉन सीना को काम दिया जाता है तो ऐसा नहीं है जॉन सीना पीछे हटने वाले हैं, वो आएंगे 2 कदम आगे और शायद काम कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए और फैंस के लिए। जॉन सीना के बारे में एक स्टैट भी है और स्टैट ये है कि अब जब फास्ट लेन प्रीमियम लाइव इवेंट पे वो उतरेंगे तो ये जॉन सीना का मैच होगा प्रीमियम लाइव इवेंट में कभी ना जीतने वाला। मतलब लास्ट टाइम 5 साल पहले जीते हैं जॉन सीना डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रीमियम लाइव इवेंट की अगर बात करें, और ये विक्ट्री उनकी सुपर शोडाउन में आई थी जब अलायंस के साथ वो एक टीम में थे, मतलब बॉबी लैशली के साथ मिलकर उन्होंने किया था और अगेंस्ट में अलायंस और ये सब थे। तो ये जो मैच है अक्टूबर 2018 में हुआ था, तब से जॉन सीना ने किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में विक्ट्री ली ही नहीं है। तो ये उनके पास फिर से मौका, शायद टैग टीम में ही वो इस कारनामे को कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जॉन सीना सिंगल्स मैच में तो कहेंगे यार चल तेरा भला हो, लेकिन जब टैग टीम मैच में बात हो रही है तो भी उसमें भी भला हो रहा है भाई, क्योंकि साथ में जो है उसके पास ज्यादा स्पॉटलाइट जॉन सीना लेके आने की कोशिश करते हैं। यार जॉन सीना तो भाई खुद का भला हो और दूसरों का भी भला करो, ये मेंटालिटी के साथ चलते हैं और इसीलिए जो इंसान अच्छा करता है फिर उसके साथ अच्छा होता भी, इसलिए जॉन सीना लाइफ में इतना बढ़िया कर भी रहे। सेथ रॉलिंस की बात करते हैं तो बीडब्ल्यूई की तरफ से उनके बारे में ये रिपोर्ट है कि डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज्यादा खुश है सेथ रॉलिंस जिस तरीके से वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को कैरी कर रहे हैं। अच्छे नंबर्स ड्रॉ हो रहे हैं, अच्छी अटेंडेंस आ रही है, टिकट्स वगैरह बिक रहे हैं, सब कुछ, क्योंकि एक जो चैंपियन होता है वो उस टाइम के एरा को रिप्रेजेंट करता है। एरा तो नहीं बोलना चाहिए, उस 2-3-4 साल या 1 साल 2 साल, जब भी 6-7 महीने जितना भी उसका रेन रहा, जो सेथ रॉलिंस का भी वैसे कुछ महीनों का ही हुआ है जब से चैंपियनशिप आई है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू काफी खुश है। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी डब्ल्यूडब्ल्यू डिसीजन लेती है ना कि अरे यार ये तो बंदा कुछ कर ही नहीं रहा, तो चलो इससे टाइटल ले लो। तो फिलहाल वैसा तो होके डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल लेने का प्लान नहीं करेगी, बट फास्टलेन है, नाकामुरा के चांसेस भी हैं। तो देखते हैं फिर क्या होता है इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के मैच में। कल रात ड्रू मैकिंटायर की तरफ से एक पोस्ट आती है उनके ट्विटर अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया ने भी इसको शेयर किया और यहाँ पर आज से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और उन्होंने जो गुड लक है वो किया है रोहित शर्मा को, विराट कोहली को और पूरी इंडियन क्रिकेट टीम को। और साथ में वो बताते हैं भाई कैसे जब वो यहाँ पे आते हैं तो जो उनका स्वागत होता है वो बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। तो ड्रू मैकिंटायर तो भाई पूरे रंग में रंग गए हैं इंडिया के, ये देख के पता लग रहा है। और इंडिया में आने में उनको खुशी भी होती है और ऐसे देख के भी लगता है कि ये नहीं हो रहा कि ड्रू मैकिंटायर से करवाया भी जाता है, लेकिन वो खुद भी अच्छा फील करते हैं इंडिया में, उनको बढ़िया लगता है और इसलिए हमें बढ़िया लगता है। ये ट्वीट देखो फाइटफुल रेसलिंग का, ये तो बहुत ज्यादा ही इस समय ट्विटर पर वायरल है। 18,000 इसमें लाइक्स हो चुके हैं, 1 मिलियन से ज्यादा इंप्रेशन है। और यहाँ पे लिखा है कि जैसे ट्रिपल एच बात कर रहे हैं सीएम पंक के साथ कि हाँ चलो ठीक है, हमने शिकागो सर्वाइवर सीरीज में उसकी बात की थी, लेकिन क्या तुम नेक्स्ट ट्यूसडे फ्री हो? और नेक्स्ट ट्यूसडे आपको पता है ये जो NXT और AEW डायनामाइट है वो हेड टू हेड जा रहे हैं। ये भाई इसमें कोई रियल, ये तो मतलब फाइटफुल रेसलिंग की तरफ से आया इसलिए ऐसा बवाल मच गया, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है कि बातचीत हो चुकी है या क्या पता हो चुकी है, लेकिन इसका कोई ऐसा सोर्स नहीं दिखा है कि इसको किसी ने बैक नहीं किया कि इस वजह से ऐसा ट्वीट किया गया है। तो सोचो नेक्स्ट वीक सीएम पंक ट्यूसडे में आ रहे हैं और वो डब्ल्यूडब्ल्यू में ऐसे अपना रिटर्न करते हैं कि डायनामाइट, अरे इन्हीं शो वालों को मैं बताता हूँ, इन्हीं कंपनी से निकल के अब इन्हीं के हेड टू हेड में जाऊंगा। तो ये तो भाई एक मिरेकल से कम नहीं लग रहा, बट मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ है, ये सिर्फ वायरल हो रहा है ट्विटर पे। आप लोगों ने मेरे को टैग बैक किया था इंस्टाग्राम पे, मैं देख रहा था तो मेरे को लगा चलो इसके भी बारे में बात कर रहे थे। मेरा ये ओपिनियन है, बाकी मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है इसके बारे में। सीएम पंक के बारे में ज्यादा कुछ क्लैरिटी मिल नहीं सकती अभी कहीं से। आज की फाइनल स्टोरी रोमन रेंज के NXT में होने को लेकर है। तो रोमन रेंज भी NXT में होंगे। अभी ब्रॉन ब्रेकर आपको पता है वो एक हील हैं। रोमन रेंज ने कहा पॉल हेमन को कि भाई जा वहां पे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डब्ल्यूडब्ल्यू कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है। और अगर ये कनेक्शन नहीं भी बन रहा तो जितना सीरियसली डब्ल्यूडब्ल्यू इस समय NXT को ले रही है, यहां से ये एक डन डील नजर आ रही है कि रोमन रेंज भी NXT में आएंगे। अभी ये थोड़ा सा सुन के वियर्ड लग रहा है, ये बंदा स्मैकडाउन में तो आ जाए पहले अच्छे से, उसके बाद NXT में जाएगा, लेकिन क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू को NXT के भी जो दिन है उनको अच्छे बनाना है, तो हाँ एक आध बार रोमन रेंज NXT में आ जाएंगे। और ये मैंने आपको बहुत टाइम पहले ही बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसे प्लान के साथ चल रही है, और आई थिंक 1 साल पहले मैंने बोला था कि NXT में ऐसा कुछ होगा, और अब वो चीज हो रही है, धीरे धीरे डब्ल्यूडब्ल्यू इसको इंप्लीमेंट कर रही है। ये जो कनेक्शन बन रहा है इसकी वजह से शायद रोमन रेंज का और इजी हो जाए NXT में आना एक आध अपीयरेंस के लिए। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।